जोशी जी, आप हम और आप हैं अभी फिलहाल तो, और बाकी हम देखते हैं मेहमान। सुनिएगा कुछ जो और भी चीजें ऐसी, क्या कुछ चीजें कही हैं घुसपैठियों से त्रस्त है लहरी जी ने, क्या ये कोई सुन। राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। सुन लिया जोशी जी आपने सारा कुछ, और आपने सुना, आपने उनको भी सुना, गौतम द लहरी जी को। सब पर आपकी राय, आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं बंगाल में जो शुरुआत अब हम कह सकते हैं एक तरीके से हो गई, आज जो उसकी लड़ाई तेज है सब? देखिए, सबसे पहले तो जो गौतम जी ने कहा उनकी बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। और उन्होंने, क्योंकि वो वहाँ के हैं और बंगाल की राजनीति और संस्कृति और अर्थव्यवस्था उसको अच्छे ढंग से जानते हैं। अब चूंकि मेरा भी संबंध बंगाल से काफी रहा है, बल्कि मेरा तो एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बंगाल में ही हुआ, तो खैर वो एक अलग मसला है। लेकिन उन्होंने बात सही की। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से घुसपैठ के इशू को सामने रखा, उस पर जरूर विचार करने की जरूरत है। इसमें से कोई शक नहीं कि जो आने वाले समय यानी अगले 2-4 महीने में चुनाव होंगे बंगाल में, और वो निश्चित रूप से घुसपैठ का एक मुद्दा सामने रखेंगे और इसको कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा, बंगाल की संस्कृति, बंगाल की अस्मिता और डेमोग्राफिक चेंज से। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि ये मसला तो 2021 में भी उठाया था आपने, ये मसला तो बहुत पहले भी उठा। मैं ये कह रहा हूं कि बीएसएफ जो है किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। आप 11-12 साल से केंद्र में हैं, आप सत्तारूढ़ हैं। 10-12 साल से आपने क्या किया? यानी आपके पास क्या है? ये मान के हम कहें कि बीएसएफ के पास पर्याप्त
स्ट्रेंथ नहीं है, अगर पर्याप्त नहीं है तो उसमें बढ़ा सकते हैं। जब आपने कश्मीर जैसी चीज को 370 में समाप्त करके और आपने दावा कर रहे हैं कि घुसपैठिए खत्म हो गए, लेकिन मैं तो ऐसा मान के नहीं चलता, आज भी वहां पर होते हैं। आप कहते हैं कि आतंकवाद कैसे हुआ? आतंकवादी क्या घुसपैठिए नहीं है क्या? मैं सवाल गृह मंत्री से पूछा जाए कि क्या जो टेररिस्ट हैं जोशी वो जी, जोशी जी, कैसे आज 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 ममता बनर्जी ने कहा है क्या पहलगाम भी हमने कराया था क्या? कौन था वहां? मैं उसी पे आ कि पहलगाम जो किसने कराया, या उससे पहले पुलवामा को आप ले लीजिए। पुलवामा जो 2019 में, फरवरी 2019 में हुआ, वो किससे कैसे हुआ? उससे पहले चलिए पठानकोट ले लीजिए, तो क्या वहां भी ये ममता जी के बीएसएफ वाले खड़े थे क्या? ये पूछा जाना चाहिए कि भाई वहां तो आपके बीएसएफ हैं, दूसरे फौजी हैं, और इसके बाद भी पहलगाम हुआ, आपका पुलवामा हुआ, और भी वो कई चीजें हुई। तो भैया क्या, तो इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी आपकी है। माना कि चलिए थोड़ी देर की मान लीजिए किसी लिए ममता जी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, थोड़ी देर की मान लेते हैं, तो चलिए आप तो स्ट्रांग हैं, आप तो ये कहते हैं कि हम घुस करके मारेंगे। जब आप ये अपने बाहों को और शौर्य को दिखा देते हैं कि हम तो पाकिस्तान में घुसपैठ करके मारेंगे, तो क्या आप इनको रोक नहीं सकते? वहां सेना भी तो है, बीएसएफ है तो सेना भी है, तो आप करिए, अंदर जाकर बंगाल के अंदर ये बांग्लादेश में घुस करके करिए। इतना ही नहीं, चलिए उनसे सवाल ये भी कर लें कि आज माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है, आपने क्या किया पिछले 1-1.5 साल से? आपने क्या किया? आपने कितना डिप्लोमेटिक काम किया? कुछ नहीं किया। आज भी वहां पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, क्या आप रोक पाए? तो अब मैं तीसरी बात पे डेमोग्राफिक चेंज। चलिए साहब, माना कि ममता जी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अंत में क्या होगा? अगर वहां डेमोग्राफिक चेंज हो गया तो ममता जी तो कोई जिंदगी भर नहीं रहने वाले, अगले अनंत काल तक तो नहीं रहेंगे, नुकसान तो उनको भी होगा। ये तो मोटी सी बात है, इसको समझने के लायक है कि मोटी सी बात है कि उनका भी तो नुकसान होगा। अगर वो मान लीजिए इतने लीनियंट होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो घुसपैठिया, ये एक शगुफा है, इसके माध्यम से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं इनसे ये सवाल कर सकता हूँ अमित शाह जी से कि साहब, आपने बिहार में भी ये आरोप किया था पंचम स्वर में, कितने घुसपैठिए निकाल पाए? चलिए, वहां तो खैर ममता जी को आप पोस रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार में कौन? बिहार में तो आपकी सरकार थी। ये कहना कि असम, अच्छा असम में तो और भी कई समस्याएं हैं, वो वहां पे सर्वे कराया गया था, उसको अचानक रोक दिया गया, तो वहां किसने रोका? तो कहने का मतलब है कि वो इसके माध्यम से इसको एक बहुत इमोशनली आप ब्लैकमेल कर रहे हैं बंगाल की जनता। और मैं ये बता दूं कि वहां ये कहना कि अपने बिल्कुल, मतलब ये सच है कि जो बंगाल की जो सांस्कृतिक संरचना है उसको समझ पाने में दिक्कत है इनके सामने, इसमें दो राय नहीं है। कि बंगाल केवल कलकत्ता ही नहीं है, बंगाल गांव में आप जाइए, आप कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को आप जान सकते हैं, ऋत्विक घटक, आपके सजीत रॉय, मृणाल सेन, आपके ये कहा जाए बंकिम चटर्जी, इन सबके साहित्य, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका साहित्य को हम लोगों ने पढ़ा है, तब समझा है बंगाल की संस्कृति क्या है। आपने कितना पढ़ा है? मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि बंगाल की संस्कृति को कितना पढ़ा है आपने? आपने कल काजी नजरुल इस्लाम, जो कि मूलतः बंगाल के थे, और ठीक है वो वहां के भी राष्ट्रीय कवि हो गए, क्योंकि मुझे तो वहां भी जाने का मौका मिला है, ढाका में भी, तो वहां दोनों जगह। अब आप उसे कहेंगे नहीं वो तो बांग्लादेश के ही है, अरे वो भारत के भी हैं। और आप आश्चर्य करिए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की वो वहां उनका भी जो ये अमार सोनार बांग्लादेश, ये टैगोर नहीं लिखा है,
और यहाँ का भी राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गान, वो भी टैगोर ने ही लिखा है। आप कैसे बांटेंगे? बंगाल की संस्कृति को समझना इतना आसान नहीं है। और आप अपनी दरअसल मेरा ये मानना कि सत्ता प्राप्ति की दृष्टि से या एक वणिक दृष्टि से आप बंगाल को समझना चाहते हैं। बंगाल का इथॉस को समझने के लिए ये घुसपैठिया काफी नहीं है। तो समझ ठीक है कि वहां पे हिंदी क्षेत्रों के काफी पॉकेट्स ऐसे हैं, बिहार के लोग आकर के वहां बसे हैं, राजस्थान के आपके जैसे कलकत्ता में मारवाड़ी बाजार है, वहां आपको राजस्थानी बहुत मिलेंगे, वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि वो इनके माध्यम से जो थोड़ी पॉकेट्स हैं उनके माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल पर आप जाएंगे। 2019 में भी आपने ये कहा था, ओ दीदी रे ओ दीदी, ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हैं। जब आप एक ममता बनर्जी जो आपसे सीनियर है पॉलिटिक्स में, ममता बनर्जी अगर उनका कांग्रेस का इतिहास लिया जाए इंदिरा गांधी के जमाने का, तो नरेंद्र मोदी जी से बड़े सीनियर हैं। पब्लिक लाइफ में उन्होंने कितना ज्यादा समय बिताया उतना मोदी जी ने नहीं बिताया। मोदी जी संग के रहे होंगे, लेकिन जो पब्लिक लाइफ है, जो पॉलिटिकल लाइफ में, उसमें ममता बनर्जी का मुकाबला न अमित शाह कर सकते हैं और न नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उनको आप इतना बदतमीजी के ढंग से कह रहे हैं, वो दीदी ओ दीदी, इतने। और यही बात आपने संसद में बंकिम दा कह के हरिबंकिम चट्टोपाध्याय कहिए, कितना उनको पढ़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है, खाली एक जुमला है। इन तिलों से तेल निकल नहीं पाएगा, उसको एक लाइन में ऐसे मान सकते हैं, कह सकते हैं। अंत में मैं ये कहूंगा कि इन्होंने कह जरूर दिया, इन्होंने तो नारा ये भी लगाया था, अब क्यों भूल जाते हैं, कि आपके लोकसभा में कि आपके बाहर 400 पार 240 पर रह गए। ठीक है, एक दो जगह बस गुजरात में ठीक इनकी बात सही निकली, बिहार में थोड़ी निकली, उसके बहुत सारे कारण जो आप जानते हैं। SIR का मुद्दा जो है अभी ठंडा नहीं हुआ, और आप जानते हैं कि जिनके नाम ड्रॉप कर दिए, डिलीट हो गए हैं, वहां पर हंगामा मचा रहे हैं ठीक होने के लिए पश्चिम बंगाल में। और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को पोस्टपोन करना पड़ा कि उनकी सुनने के लिए हमारा क्यों डिलीट हुआ। तो इसका ये चारों तरफ विवादों से है, और ये खाली जुमलेबाजी है, इसमें बहुत ज्यादा 70 सीट नहीं है। गौतम जी की बात सही है कि वो 70 सीटें रिटेन कर सकेंगे, इसमें भी शक है। मैं जोशी जी आपके साथ हूं, मैं बात इसकी करूंगा। देखिए ये बड़ा चर्चाओं में है यार। आप ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स पहले पृष्ठ पर बीजेपी संघ प्रधानमंत्री का 26 जनवरी वाला भाषण और तमाम, और पूरा एक उसमें बड़ा इसके, ये तो शुरुआत यहां से, और 10वें पेज पर एक पूरा पेज समर्पित है। और जो अभी बात कर रहे थे अजय जी RSS वाली, इसे कैसे देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाता, आपने भी इसको पढ़ा है, हम लोग बात कर भी रहे थे। क्या कहिएगा सब पर आपको, ये क्या द्योतक किन चीजों का है जो हिंदू राष्ट्र। और मैं राकेश जी आग्रह करूंगा, आपका थोड़ा सा हेड स्पेस कट रहा है, अगर हल्का सा और फ्रेम ठीक करने थोड़ा सा जी प्लीज जोशी। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने पढ़ा पूरा अच्छे ढंग से, ये बिल्कुल फ्रंट पेज न्यूज है, बल्कि लीड स्टोरी है, और 10वें पेज पर फिर बाकी का 10वें पेज पर है, 4-5 फोटोग्राफ भी छपे हैं इसमें। और इसके लिखने वाले एक तो नंद कुमार हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, जो उसके, और एक मुस्लिम है, वो मुझे मालूम नहीं कहाँ, मुझे मालूम है। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण किया, और इसमें कोई शक नहीं, जैसे कि अभी कि किस तरह से फांसीवाद और नाजीवाद को उन्होंने बढ़ाया है, और संघ कैसे करता है, इसके संघ संचालन, उसकी शैली, और संघ और अब बीजेपी दोनों में कोई अंतर के, जो पहले ये दावा करते रहे कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब इस आर्टिकल के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण दिए और बताया गया कि संघ और बीजेपी यानी राजनीति, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और निश्चित ही बीजेपी जो है, संघ का जो एजेंडा है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने, वो भी उसमें लिखा है, न्यूयॉर्क इसमें आर्टिकल के अंदर लिखा है, ये पूरी तरह से बता दिया। अब इसमें 2-3 चीजें मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा, 2-3 चीजें इसके अंदर नहीं डिस्कस की गई है। एक तो कि जो आपकी जो अपर कास्ट का जो फैक्टर है, कि उसमें
फिर से कैसे उसको सामने लाया जा रहा है। अब तो क्योंकि संघ में शुरू से जब से 1925 की स्थापना हुई, एक जाति विशेष यानी ब्राह्मण, उचित पावन ब्राह्मण और उनको पुनः उनका पूरा एक वर्चस्व रहा है और आज तक रहा है। इस फैक्टर को उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि पिछले 11-12 साल में जो उच्च जाति है उसका एक फिर से एक उसमें नई आक्रामकता आई है और उसके लगा है कि जो अब तक जो समाज पर उसका जो पकड़ ढीली हो गई थी वो फिर से मजबूत करने की कोशिश की। तो एक तो ये, दूसरा कॉर्पोरेट मनी जो सबसे है वो इसमें डिस्कस नहीं किया गया, कॉर्पोरेट मनी, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट मनी जब बीजेपी को मिला उतना ही संघ के पास भी नहीं। अब देखिए अगर आप दिल्ली के ये झंडे वलान में चले जाएं, वो 15-20 स्टोरी की जो बिल्डिंग है और तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं से लदी हुई है, ये मैं कहूंगा सुसज्जित नहीं, लदी हुई है। अच्छा, और दूसरा तीसरा कि संघ के जो प्रचारकों को मैंने देखा है, भाई जब जब हम चौथी पांचवी क्लास में से हम भी शाखा में जाते थे, देखिए धीरे-धीरे जब चेतना आई तो पता लगा कि ये क्या है। तो उस समय प्रचारकों को देखा कि भाई ये बहुत ही बेचारे ईमानदार से बड़े ये कहा जाए कि डाउन टू अर्थ थे और बहुत ही तंगी में रहते थे और बस में या थर्ड क्लास में सफर करते थे। आज मुझे जो सूचना मिलती है, जो मुझे इन्हीं के लोग बताते हैं, अब संघ के जो प्रचारक हैं वो एसी से कम बात नहीं करते, होटल से कम बात नहीं करते। तो हमारी मोदी जी और अमित शाह की जो सबसे बड़ी जो खासियत है कि उन्होंने पहले कॉर्पोरेट मनी से संघ के नेतृत्व को खरीदा, कि संघ की जो माली हालात जो समय थे अब वो बिल्कुल एक ये कहा जाए अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास का जैसा वो जीवन जीते हैं। इतना ही नहीं, मुझे जो एक प्रचारक बता रहा था कि संघ के ऊपर तक तो आप जा नहीं सकते, जो उनको 20-25 वाला जो मंजिला है ऊपर तक नहीं जा सकते। आपको पहले आम प्रचारक से पूछते हैं आप किस लिए आए, किससे मिलना चाहते हैं। हालत ये हो गई। तो क्या किया है कि हमारे मोदी जी ने और शाह ने कहा कि भाई किसी भी ढंग से संघ को खुश रखो और इसके बाद फिर हम जो चाहें कि सत्ता में हम जो चाहें वो करेंगे, चाहे अंबानी को खुश करना हुआ या अडानी को खुश करना हुआ। तो ये फैक्टर जो है इसको इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में इसको पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया, एक कास्ट फैक्टर पर डिस्कस नहीं किया। मैंने बड़ी गंभीरता से बाकी सब चीजें इसमें कही है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, हर एक को पढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ और को भी लिफ्ट करना चाहिए। लेकिन अब ये हो गया, उसमें ये भी है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी उसके एजेंडे पे डिस्कस किया। तो एक तो रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स प्लस कॉर्पोरेट मनी प्लस ब्यूरोक्रेसी, ये चारों का जो गठबंधन हो गया है वो एक जबरदस्त वो है, मतलब ये कुछ भी चमत्कार कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं, बंगाल में जीतने के लिए खैर मैं अजय जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं अभी इतना कम नहीं मानता कि ममता जी को आसानी से मोदी जी हरा सकते। लेकिन ये है कि कोशिश एसआईआर चमत्कार हर जगह कर रहा है। अपने बिहार में हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन बिहार में चमत्कार दिखाया। कौन जाने कि पश्चिम बंगाल में भी वो चमत्कार दिखाए। आपको मालूम है कि ममता बनर्जी जीत रही थी पहली बार, लेकिन वो वहीं बैठी रही, लेकिन अंत में हार गई और उनका विरोधी जीता। फिर बाद में बाई इलेक्शन में वो जीत करके आई। तो कहने का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है स्थिति बड़ी गंभीर है और मैं ये मान के चलता हूँ, देखिए संजीव जी, ये आसानी से सरकार नहीं छोड़ेंगे, सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और संघ इसका जो बैकबोन है वो है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इस समय हमको ये मान के चलता हूँ, इस समय हमारा जो मुख्य अन्य लोकतंत्र और संविधान का जो मुख्य दुश्मन कहूँ या शत्रु कहूँ या मैं एकेडमिक लैंग्वेज में कहूँ कि व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन in today's politics. So let us resolve the principal contradiction. और उसके लिए कांग्रेस को साथ में आना चाहिए, सबको वो इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उसको मजबूत करने की जरूरत है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। राइट।
समझता हूँ, बिल्कुल। इसलिए ममता जी को अभी साथ में रखना बहुत जरूरी है। ममता इतनी कमजोर उनको ना समझा जाए, और कांग्रेस और लेफ्ट अगर थोड़ा सा उनको भी एक मिले स्पेस तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं तो इस मत का हूँ, स्पेस उनको मिलना चाहिए।